आपको जो लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा मेरे पास तो बचता ही नहीं है जो कि मैं सेव करूँ। अगले महीने अगेन जब आपके पास सैलरी आती है तो उसको भी आप खर्चा कर देते हैं और ऐसे ही आपका लाइफ चल रहा है। ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन 2 टाइम्स बढ़ जाता है एवरी 10 ईयर्स, ओके। तो वही दूध अब 30 साल के बाद 400 रुपीज़ पे कीजिएगा। कोई अगर हॉस्पिटलाइज़ हो जाए तो हॉस्पिटल्स के बहुत ज़्यादा बिल्स आ जाते हैं। कोई टॉप मॉडल वहाँ से उस फ़ोन को लेके बात कर रही है, किसी ने आपके दोस्तों में से एक अच्छी बाइक खरीदी और आपके पास पुरानी बाइक है। बड़े से मॉल में आप जाते हो, उसके हर एक शेल्फ का एक प्राइस होता है। या तो आप उस बॉल को वहीं पे रोक दो, ये जो आपका पाथ है यही आपको फाइनेंशियल गोल की तरफ लेके जाने वाला है। ज़्यादातर केसेस में आप जितना अर्न करते हो उससे ज़्यादा ही स्पेंड करते हो। कैसे? डू नॉट सेव व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट डू स्पेंड व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर सेविंग। इसका मतलब क्या हुआ गाइस? इसका मतलब ये हुआ कि आपको उन पैसे को सेव नहीं करना जो कि आपके स्पेंडिंग के बाद बच जाए, बल्कि आपको उन पैसों को स्पेंड करना है जो कि आपके सेविंग के बाद बचे। मतलब हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि जब हमारे पास सैलरी आती है तो सबसे पहले हम लोग खर्चा कर लेते हैं। जो मंथ एंड में जो पैसे बच जाते हैं उसको सोचते हैं कि अच्छा ठीक है तो अभी इसको कहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, वहाँ पे लगाएं। ये अप्रोच गलत है। सेविंग्स के लिए आपको सबसे पहले जब आपके पास सैलरी है, सबसे पहली चीज़ आपको सेव करनी है एंड देन आपको जो रेस्ट अमाउंट है उसको आपको स्पेंड करना है घर के हर एक खर्चे में वगैरह वगैरह वगैरह। आपको ये सोच के ही अजीब लग रहा होगा अगर आप सेव नहीं करते हो कि सबसे पहले मैं सेव करूँ उसके बाद खर्चा करूँ, मेरे को इतने सारे खर्चे। तो इस वीडियो में गाइज मैं उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेके आया हूँ कि सबसे पहली चीज़ आपको सेव करना क्यों है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ट्रैप्स आते हैं आपके लाइफ में, आपके सेव करने के रास्ते में क्या क्या रोड़े आते हैं, ओके। फिर हम लोग देखेंगे कि सेव करना कैसे है, मतलब पैसे का आपको आपके इस मनी क्रंच से आपको जो लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा मेरे पास तो बचता ही नहीं है जो कि मैं सेव करूँ, तो उस प्रॉब्लम से मैं आपको निकालूंगा कि आपको सेव करने के लिए जो पैसे हैं वो आपके मंथली अकाउंट से निकालने कैसे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि सेव आप करोगे कैसे और कहाँ पे सेव करोगे, राइट। तो स्टे इन दिस वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, जो पहला पॉइंट है वो है कि आपको सेव करना क्यों है। सो सबसे पहली चीज़, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जो कि एवरी सिंगल मंथ अर्निंग करते हैं और फिर मंथ एंड पे आपके पास कुछ पैसे नहीं बचते और आप कुछ सेविंग नहीं करते, अगले महीने अगेन जब आपके पास सैलरी आती है तो उसको भी आप खर्चा कर देते हैं और ऐसे ही आपका लाइफ चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। बट कंसिडर कीजिए सिनेरियो अब से लेके 30-40 साल के बाद, जब आपका सैलरी बहुत ही कम हो जाएगा क्योंकि आपको पेंशन बहुत ही कम मिलेगा, ओके, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जब आप उस स्टेज पे पहुंचोगे तब जो इन्फ्लेशन होगा वो इस टाइम से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका होगा। मतलब जो रफ आइडिया होता है इन्फ्लेशन का वो होता है कि ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन 2 टाइम्स बढ़ जाता है एवरी 10 ईयर्स, ओके। इसके हिसाब से आज से 30 साल के बाद अगर हम कंसिडर करें तो तब तक का इन्फ्लेशन 2 टाइम्स, अगेन 2 टाइम्स, अगेन 2 टाइम्स, मतलब टोटल 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो जो दूध आप कंसिडर कीजिए कि 1 लीटर 50 रुपीज़ पे करते हैं सपोज, तो वही दूध अब 30 साल के बाद 400 रुपीज़ पे कीजिएगा। और जो भी चीज़ आप 100 रुपये का खरीदते हैं उसके लिए आपको 30 साल के बाद 800 रुपये देने पड़ेंगे। बट आपका जो सैलरी है वो अभी के हिसाब से 30-40% ही बचा रहेगा, ओके। इसीलिए आपको क्या करना है, अभी से अगर आपने सेव नहीं किया, ओके, तब आपको जो बाद में जाके फ्यूचर में 30-40 साल के बाद अगर आपके पास तब भी सेविंग्स नहीं होंगी या फिर आपने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया है, तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं फिनेंशियली, ओके। 2 तरीके से प्रॉब्लम्स आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अर्निंग जो है वो कम हो जाएगा और सेकंड आपका जो इन्फ्लेशन है वो आपको बहुत ही बुरी तरह मतलब फिनेंशियली वीक कर देगा, ओके। और भी बहुत सारे रीजंस है जैसे कि मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस हैं। अगर इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में बात करें तो मतलब भगवान न करे, बट अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपके लाइफ में आ जाए, जैसे कि किसी की मौत हो जाए, भगवान न करे, बट अगर किसी की मौत हो जाए या फिर हॉस्पिटलाइज हो जाए कोई, तो उस कंडीशंस में एक फैमिली प्रॉब्लम्स तो आती है बहुत सारे लोगों के लिए। एक फैमिली एक प्रेशर में, एक टेंशन में तो रहती हैं सबके सब, बट एक फाइनेंशियली जिसकी बारे में हम बातें नहीं करते, बट जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बर्डन आपके लिए पड़ जाएगा, ओके। कोई अगर हॉस्पिटलाइज होता है तो हॉस्पिटल्स के बहुत ज़्यादा बिल्स आ जाते हैं। अगर कोई मतलब डेथ हो जाए किसी की, तब बहुत सारे फ्यूनरल्स
बहुत सारा रिचुअल्स आपको कंप्लीट करना पड़ता है, जिसके लिए भी बहुत ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। जब वो कंप्लीट हो जाएंगे, अगर आपने तब लोन ले लिया, अगर आपके पास सेविंग्स नहीं रहे, तब अगर आपने लोन लिया तो लोन आपको बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा एक फिनेंशियल डेट की तरफ लेके जाएगा। ओके, और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिन सब चीज़ों के लिए आपको बचना चाहिए और आपको सेव करना चाहिए। अगर आपने सेव नहीं किया तो फ्यूचर में जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। जैसे कि अभी की अगर हम बात करें प्रेजेंट सिचुएशन की, तब ट्रैप्स बहुत सारे आपको एवरी सिंगल डे मिलेंगे। ओके, जैसे आपने टीवी में एड्स देखे होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हमको टीवी में पता चलता है और हमको इतना ल्यूक्रेटिव एड जो है वो क्रिएट करते हैं वो लोग। एक बहुत सुंदर सा मोबाइल है, कोई टॉप मॉडल वहाँ से उस फ़ोन को लेके बात कर रही है, या फिर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो उस फ़ोन को लेके इतना, कोई सेलिब्रिटी है, कोई बैठ के बैटिंग कर रहा है तो इतना अच्छा फ़ोन है, आपको चाहिए ही चाहिए ऐसा फ़ोन। बट अगर आप उस ल्यूक्रेटिव एड से बाहर आएंगे और अपने लाइफ को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे, तब आप देखिए कि आपके पास एक फ़ोन है जो काम करता है, जिससे आप बात कर सकते हो, जिससे आप गेम खेल सकते हो, वाईफाई यूज़ कर सकते हो, सारे के सारे काम कर सकते हो। बट एड्स को इन तरीकों से प्रेजेंट किया जाता है हमारे सामने ताकि आपको लगे कि आपको वो फ़ोन चाहिए ही चाहिए, उस फ़ोन के बिना आपका लाइफ ही कंप्लीट नहीं है। तो एवरी सिंगल डे जब आप न्यूज़पेपर्स में, टीवी में और दोस्तों से, जब आप किसी पार्टी में जाते हो या कहीं पे दोस्तों से मिलते हो, तो दूसरे किसी के पास एक बहुत अच्छा फ़ोन है या फिर बहुत अच्छा बाइक है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, या बहुत अच्छा कैमरा उसने खरीदा तो जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, वो सारी चीज़ें एक ट्रैप्स हैं आपके इस फाइनेंशियल लाइफ को और ज़्यादा पेनफुल करने के लिए। ओके, और इन सब ट्रैप से बचने के लिए आपको सेविंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फिजूल खर्ची भी कम करनी है और आपको अपने पैसे सेव भी करना है। तो कैसे करने हैं, इस थ्रू आउट द वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारा पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलते हैं अभी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या ट्रैप्स है जो कि आपको सेविंग करने से रोकती है। ओके गाइज, ट्रैप्स की अगर बात करें तो पहला जो ट्रैप है वो है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर किसी ने आपके दोस्तों में से एक अच्छी बाइक खरीदी और आपके पास पुरानी बाइक है, 2-3 साल हो चुके हैं, तब आपको यही लगेगा कि वो कितना अच्छा है, उसका बाइक कितना अच्छा है और मेरा बाइक कितना ख़राब है। मैं इसमें आता हूँ सबके सामने तो मेरा एक जो है इमेज ख़राब बैठता है। उसके पास इतना अच्छा कैमरा है, उसके पास कितना अच्छा फ़ोन है, उसने नया टीवी खरीद लिया, 65 इंचेस का बड़ा सा टीवी, और मेरा जो टीवी है वो 32 इंचेस का है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके लाइफ में और कुछ नहीं। अगर आपने एक 32 इंच का टीवी देख रहे हो और कोई 65 इंचेस का टीवी देख रहा है तो एक्सपीरियंस में डिफर होगा। बट जो चीज़ वो 65 इंचेस के टीवी में देखेंगे तो आप 32 इंचेस के टीवी में भी सेम एंजॉय ही कर पाएंगे अगर आप फैमिली के साथ बैठेंगे तो। अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं बहुत बड़े टीवी में, देख तो सेम ही मैच रहे हैं ना, वो भी अगर 30 रन बनाए और फिर आउट हो गया कोई पहला टीम, तो जो 67 इंचेस के टीवी में आउट हो जाएगा वो 32 इंचेस के टीवी में भी आउट हो जाएगा। तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें जो है ना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हमारे मतलब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तब आपको उतना हैम्पर नहीं करेगी। बट अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, अगर आपकी सैलरी एक क्रंचेस में आप जीते हो, अगर आपकी सैलरी में एक प्रॉब्लम है, एक खिंचाव है, तब आपको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से बचना चाहिए। तब आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन की तरफ लेके जा सकती है। तो पहली चीज़, पहला ट्रैप जो आपको निकालना है अपने लाइफ से कि यू हैव टू बी सेटल्ड एट अ प्लेस। ओके, जो मेरे पास है वो पर्याप्त है, जो टीवी मेरे पास है, जो बाइक मेरे पास है, जो मोबाइल मेरे पास है वो पर्याप्त है। जब आप ये वाला माइंडसेट सोचेंगे ना कि जब मेरे ज़रूरत होगी तब मैं दूसरे ऑल्टरनेटिव की तरफ सोचूंगा, कि जब एक फ़ोन मेरे बिजनेस के लिए और एक फ़ोन मेरे पर्सनल लाइफ के लिए अगर आप अलग करना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर अ डिफरेंट फ़ोन। बट किसी ने नया फ़ोन खरीदा और आपको ज़रूरत नहीं है, आपके एक फ़ोन से ही काम चल रहा है और कोई दूसरा दो फ़ोन यूज़ करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी करना पड़ेगा। यू हैव टू बी सफिशिएंट ऑन योर लाइफ। उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसकी नीड्स हो सकती हैं, आपको वही नीड अपने लिए लानी है, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये सारी चीज़ें आपको एक फाइनेंशियल बर्डन की तरफ लेके जाती है। ओके, देन गाइस, बहुत बार प्रॉब्लम्स आती हैं ऑन सेल प्रोडक्ट्स की। अगर आप मार्केट में गए और आपने देखा कि बहुत सुंदर सा एक ड्रेस है और वो ड्रेस ऑन सेल है, मतलब उसका 50% प्राइस है, 50% प्राइस में वो आपको 1200 में मिल जाएगा, अदरवाइज उसका प्राइस 2400 है।
तो गाइज ये एक ट्रैप है, क्योंकि उसका प्राइस 1200 है, 1200 था और 1200 ही रहेगा या फिर कम होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। अगर आपने कोई पर्टिकुलर पीस देखा और उसमें आपने ऑन सेल देखा 50% डिस्काउंट का, तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली उसका प्राइस उतना ही था पहले। आप अगर एक एग्जांपल दूं, तो अगर आपने आजियो से कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया, कोई जीन्स, कोई कुछ भी परचेज किया, तो आप यही देखोगे कि जो जीन्स का प्राइस लिखा हुआ है 599, मतलब 5999, ओके 6000, और वही प्राइस आपको जब घर में वो पेन डिलीवर करेंगे वो आपको 1000-1200 में मिल जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं ना गाइस कि उस पैंट का प्राइस, उस जीन्स का प्राइस एग्जैक्टली 6000 ही था। लिखने के लिए वो कुछ भी लिख सकते हैं, ओके, और आपको लगता है कि मेरे को बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मिल गया, इतना अच्छा डील मेरे को मिला, ये किसी और को नहीं मिला होगा, तो ग्रैब इट। और आपने घर आके देखा कि आपके पास ऑलरेडी 10 जीन्स पड़े हुए हैं, क्योंकि आपको अगर सॉरी, अगर मैं सीरियसली आपसे अभी पूछूं कि आपको क्या पता है कि आपके पास कितने जीन्स है, या आपके पास कितने टी शर्ट्स हैं, या आपके पास कितनी कुर्तियां हैं, तो आई नो कि आपको पता भी नहीं होगा, कोई अंदाजा भी नहीं होगा इसका। फिर भी जब आप ऑन सेल में कोई चीज़ देखते हो तो आपको ऐसा ही लगता है कि मेरे पास सारे जो हैं वो सब पुराने हो गए, ख़त्म हो गए और कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजिंग की मदद से आपके लिए एक मतलब एक स्केर्सिटी आपके माइंड में तैयार करते हैं ये लोग। और एडवर्टाइजमेंट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आपको पता है कि जिस मॉल में, जिस बड़े से मॉल में आप जाते हो, उसके हर एक शेल्फ का एक प्राइस होता है। मतलब कोई भी शेल्फ में कोई भी प्रोडक्ट है, अगर डिओस की बात करें, तो अगली बार आप मॉल में जाएंगे तो आप देखिएगा नोटिस करके कि जो शेल्फ है उसका जो टॉप रैक होगा ना, उसमें एक ही कंपनी का डीओ होगा। और जितनी बार भी आप मॉल पे जाएं, उसी मॉल पे जाएं, तो वो डीओ अगर चेंज होगा तो दूसरा जो डीओ का पैक होगा वो भी थ्रू आउट द शेल्फ भरा हुआ होगा। ये क्यों पता है? क्योंकि हर एक शेल्फ का एक अलग प्राइस होता है, ताकि आपको सबसे ऊपर वाला और सबसे सामने वाला प्रोडक्ट कस्टमर्स उठाते हैं। ओके, सबसे पहले उसका प्राइस देखते हैं और फिर देखते हैं कि ओके ये प्राइस है, उसको मैं बाई कर लेता हूँ। इसीलिए किसी भी मॉल में, किसी भी सेल्फ में, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई कुर्ती हो, कोई डीओ हो, कोई मोबाइल हो, जो भी कस्टमर के सबसे सामने होगा उसका प्राइस बहुत सबसे हाई होगा। ओके, मतलब सबसे हाई पेड होगा, वो उसका एडवर्टाइजमेंट सबसे ज़्यादा होगा। मॉल ने उसके लिए उतना ज़्यादा चार्ज किया होगा उसको फर्स्ट विजुअल के लिए। ओके, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो एड्स क्रिएट होते हैं ना, ये आपको ये ऑन सेल वाला चीज़, या फिर ये सेल्फ, और या फिर जब आप किसी भी शॉप में जाते हैं तब आप देखोगे कि जो कस्टमर्स सबसे ज़्यादा बाई करते हैं ना, वो चीज़ें दुकान में सबसे पहले रखी जाती है, ताकि कस्टमर आए और इजीली उस चीज़ को ग्रैब करें। वो आपका जो ये बाइंग प्रोसेस है उसको जितना ईज कर पाएंगे, आपके पैसे उतने ज़्यादा निकलेंगे। ओके, अगर सामने कोई टॉफ़ी, अगर आप किसी बच्चे को लेके किसी ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो टॉफ़ीज़ वगैरह, जो लेस या जो चिप्स हैं, प्राइस जिनका कम है, वो सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे आंखों के सामने रहते हैं, ताकि बच्चे जाएं और इसको पकड़ लें, उस चीज़ को खरीद लें। तो एडवर्टाइजमेंट्स का ये बहुत ही पुराना मॉडल है और बहुत ही ल्यूक्रेटिव मॉडल है आपके पैसे निकालने के लिए। ओके, इन ट्रैप से आपको बचना पड़ेगा। यू हैव टू हैव अ क्लियर माइंड कि जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे को ये सेट ऑफ चीज़ें खरीदनी है, तब मैं ये चीज़ें ही खरीदूंगा, और मुझको ऑन सेल प्राइस से बचना है। क्योंकि अगर आपको चाहिए वो प्रोडक्ट तब तो ठीक है, अगर आप एक जीन्स खरीदने जा रहे हैं और आपने सेल में चीज़ देखी तब आपने ले ली, बट आप जा रहे हैं सब्जी खरीदने, तब आपने जीन्स देखी और तब आपने सोचा कि मेरे पास है नहीं, ये भी 50% में मिल रहा है, घर में फ़ोन करता हूँ, पैसे मंगवाता हूँ, ये खरीद लेता हूँ। ये इन सारी ट्रैप से आपको ऑलवेज थोड़ा बच के चलना पड़ेगा। ओके, और गाइज अभी के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, आपके मोबाइल में भी बहुत सारे ऑफर्स आते हैं जिनसे भी आपको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने कोई एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस का, अगर जोमेटो या स्विगी या कोई भी अगर आपने ओपन किया, तो देखेंगे बहुत ज़्यादा ऑफर्स आपको मिल रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि जो मतलब जो प्राइस आपको जोमेटो में दिखा रहे हैं किसी भी रेस्टोरेंट का, किसी भी प्रोडक्ट का, उसका प्राइस डिस्काउंट के बाद सेम होता है अगर आप डायरेक्टली उस मतलब उस स्टोर में जाके ही उस प्रोडक्ट को बाई कर रहे तो। मतलब अगर आपने कोई 100 रुपीज़ का कोई फिश कटलेट देखा
तो आप दुकान में जाएंगे, आपको डिस्काउंट के बाद आपने 100 का देखा तो आपको रेस्टोरेंट में जाके भी 100 का ही मिलेगा। इसमें कोई आपको अलग सा कुछ ये लोग प्रोवाइड नहीं करते, बट दिखाते हैं कि आपको इतना कुछ हम लोग डिस्काउंट में दे रहे हैं, 50% डिस्काउंट में दे रहे हैं, 100% डिस्काउंट में दे रहे हैं, आप फ्री में लेके जाओ वगैरह वगैरह, डिलीवरी फ्री, 5 मिनट में आपके घर में पहुंचा देंगे। बट ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके लिए ट्रैप है। आपको ये लोग और ज़्यादा बांधने चाहते हैं, मतलब ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाई करो। अगर आप एक पिज़्ज़ा बाई करेंगे तो आपके साथ एक बर्गर फ्री, अब 50 रुपये दीजिए तो आपका 200 रुपये का बर्गर हम लोग 50 रुपये दे देंगे दूसरे किसी स्टोर से। बट दूसरे किसी स्टोर में अगर आप जाएंगे डायरेक्टली तो वो 50 रुपये का ही मिलेगा आपको। तो ये लोग जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपके पैसे निकलवाने की ये मतलब कोशिश हमेशा करते रहते हैं। तो आपको इन ट्रैप से भी, मतलब मोबाइल्स में जो आपको ऑफर्स दिखते हैं ना, उन मोबाइल के ऑफर्स से भी आपको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। ओके, और गाइस और एक पॉइंट जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाल सकती है हमेशा, और डालती भी है, वो है दूसरों का एडवाइसेस। ठीक है, मतलब हमेशा ये बुरी नहीं होती, जेन्युइन लोग जेन्युइन एडवाइस भी देते हैं, बट जनरली जो एडवाइसेस हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर सपोज कीजिए कि आपको कोई लैपटॉप चाहिए, आपने किसी से पूछा कि क्या लैपटॉप बेस्ट रहेगा, तो 99% ऑफ द टाइम्स वो लोग बढ़ा चढ़ा के ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा महंगा लैपटॉप बेचने की कोशिश करेंगे कि देख ये वाला लैपटॉप ले, इसमें ये है, इसमें अगर तू लेगा तो तेरे ये काम हो जाएंगे। बट आपको जो रिक्वायरमेंट है, शायद आप सिर्फ और सिर्फ उसमें जीमेल का कोई काम कर रहे होंगे, या फिर आपको एनिमेशन की जरूरत नहीं है, बोलेगी अब तेरे लिए ग्राफिक्स कार्ड इतना अच्छा है, तो बाद में जाके गेम खेलेगा तो ऐसा, तो आपको गेम खेलना ही नहीं है तो आपको चाहिए क्यों यार। तो ऑलवेज ट्राई कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को परचेज करें। ओके, जो काम आपका लैपटॉप ऑफ 25,000 कर सकता है, दूसरों से आप एडवाइस लेने जाएंगे, एक हाई ग्राफिक्स कार्ड का लैपटॉप बाई करेंगे, हाई मेमोरी, हाई वगैरह वगैरह का बाई करेंगे, तब जाके आप देखेंगे कि वही 25,000 का लैपटॉप आपने सोचा कि अच्छा ठीक है इसमें ये चीज़ें हैं तो मैं बजट बढ़ा लेते हैं, 50,000 का ही बाई कर लेते हैं, तो उसमें ग्राफिक्स कार्ड भी है, उसमें अच्छा गेम खेल सकते हैं। बट आपको गेम खेलना ही नहीं, आपके पास टाइम ही नहीं गेम खेलने का, तब आप क्या करेंगे? आपका 25,000 का तो एकदम वेस्ट हो गया ना। तो सबसे पहली चीज़ आपको खुद पे रिसर्च करना है कि मेरे को क्या चाहिए, क्या मेरे लिए यूजफुल है, ना कि दूसरों के एडवाइसेस कि वो ये बोल रहे हैं, मतलब अगर फ्यूचर में कभी मेरे को इसकी ज़रूरत पड़े तब मैं क्या करूँगा। आपके पास टाइम ही नहीं है तो खेलोगे कब गेम? आप फोटोग्राफी, अगर आपके पास एक हाई कैमरा वाला फोटोग्राफी, ये वाला लेंस ले लेना वगैरह वगैरह, आप मतलब उतना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते नहीं हो, आपको घर में कुछ फोटोज क्लिक करने हैं बर्थडेज में वगैरह वगैरह, तो आप वो हाई लेंस वाले कैमरा से लेके करोगे क्या? राइट। अगर आप जाओगे कभी घूमने तब आपने बाइक का किया तो अलग, बट नॉर्मली घर की फोटोग्राफी या ऐसे मतलब कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए, इसके लिए हाई लेंस कैमरा वगैरह वगैरह इतनी की जरूरत तो है नहीं ना गाइस। आपको हमेशा सोचना पड़ेगा कि दूसरों का एडवाइसेस आप समझ के लो कि कितना लेना चाहिए, कौन कौन चीज़ें वो अच्छी बोल रहा है और सच में ये मेरे को चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें वो ज़्यादा ही बोल रहा है जो कि मेरे को नहीं चाहिए। ओके, और जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लें तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए सबसे अच्छा होगा कि आप जो स्टार रेटिंग्स है उसको देख लें। आपने हमेशा ये देखा होगा कि कोई कम स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स थोड़ा सस्ते में भी आपको मिल जाएंगे, बट वो जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो आपका बहुत ज़्यादा पैसा दूसरे वे में खर्च करवा देंगे। ओके, तो आपको वहाँ से बचना है और आपको क्या करना है, एक अच्छा प्रोडक्ट लेना है जो कि आपको फिर जाके बाद में भी उसका रिव्यू भी अच्छा हो और बाद में वो आपको जाके उतना बर्डन आपके पॉकेट में ना करे। ओके, तो इस पॉइंट में यहीं तक रखते हैं। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि आपको जो सेविंग्स है तो करनी कैसे। ओके, प्रैक्टिकल टिप्स देखेंगे कि आपको सेविंग्स करोगे कैसे। ओके गाइस, तो अभी डिस्कस करते हैं कि आपको जो सेविंग्स है वो करना कैसे है। तो सेविंग्स कैसे करना है उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। माइंडसेट कैसे शिफ्ट करना है और कैसा माइंडसेट आपका होना चाहिए वो जानने के लिए एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ आपके लाइफ से। ओके, सपोज कीजिए कि आप एक फील्ड के बीच जा रहे हो, शाम का वक्त है और बहुत ज़्यादा बच्चे खेल रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई और कुछ खेल रहा है और बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जब आप उस फील्ड को क्रॉस करके दूसरी साइड जाने की कोशिश करोगे तब आपके अंदर से एक ऑलवेज प्रोटेक्शन चलता रहेगा। ओके, मतलब
मेरे को कहीं लग ना जाए, मैं कहीं गिर ना जाऊँ, कहीं से कोई बॉल आ रही है, कहीं से कोई फुटबॉल ना आ जाए, कहीं से कोई क्रिकेट बैट से क्रिकेट बॉल ना आके लगे मेरे को, या फिर कोई साइकिल आके ठोक ना दे मेरे को। तो आपके माइंड में हमेशा चलता रहता है कि जब तक मैं पहुंच ना जाऊं तब तक मेरे को कोई भी चीज़ आके मार सकती है। तब आपके अंदर से एक प्रोडक्शन बिल्ड होता रहता है हमारे मतलब रिएक्टिव। ओके, सिमिलरली आपको सपोज कीजिए कि वही गोल आपका फाइनेंशियल गोल है और आप एक स्टेबल फाइनेंशियल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो, तब आपके लाइफ में बहुत सारे कहीं से एडवर्टाइजमेंट्स हैं, कहीं से कोई एडवाइसेस हैं, नया प्रोडक्ट आया है या लुक्रेटिव कोई कमर्शियल आपने देखा, तो यहाँ से आपको बहुत सारे बॉल्स आके लगने वाले हैं। ओके, मतलब आपकी तरफ आ रहे हैं स्पेंडिंग्स, और वो जो चीज़ है ना वो स्पेंडिंग्स है कि आपका एक मतलब ये जो फुटबॉल है वो सपोज कीजिए कि कोई हार्ड हिटिंग स्पेंडिंग है जो कि आपके लाइफ की तरफ बढ़ रहा है। तब आपको क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप उस बॉल को वहीं पे रोक दो, या तो खुद साइड हट जाओ और वो चीज़ आपके सामने से निकल जाए, मतलब आपको अफेक्ट ना करे। सिमिलरली आपको ऐसा एक माइंडसेट अपने लाइफ में भी बिठाना है रिगार्डिंग टू सेविंग्स। मतलब कैसे कि आपको सेविंग्स, वो जो आपका गोल है, फाइनेंशियल गोल है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सेविंग्स के रास्ते में चलते हुए ही आपको मिल सकता है। ओके, और वो जो आप रास्ते में चलोगे आपको बहुत बार बहुत सारे स्पेंडिंग्स के बॉल्स आके लगने वाले हैं। कोई फैमिली प्रॉब्लम आ जाए, या फिर कोई ल्यूक्रेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाए, कोई ये हो जाए वो हो जाए, बहुत सारे टाइम्स आपको लगने वाले हैं। तब आपको क्या करना है, या तो स्पेंडिंग्स को वहीं पे आपको रोक देना है कि मेरे को हार्ड हिट ना करे, या फिर आपको रास्ते से ही हट जाए कि आप दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव देख लो भाई, और किसी को जाके मारो, मेरे को मत मारो। ये जो आपका पाथ है यही आपको फाइनेंशियल गोल की तरफ लेके जाने वाला है। जब आपका माइंडसेट ऐसा बिल्ड हो जाएगा कि आपको सेविंग्स दिखने लगे, ओके, जब आपको स्पेंडिंग्स दिखने लगे कि ये चीज़ मेरे लिए खतरनाक हो सकती है, ये मेरे को गिरा सकती है, या फिर ये चीज़ मेरे को गिरा सकती है, कोई छोटा बॉल होगा, कोई बड़ा बॉल होगा, कोई और बड़ा ट्रक होगा, तो इतने सारी चीज़ों से आपको ऑलवेज एक माइंडसेट डेवलप करना है आपके लाइफ में, आपके फाइनेंशियल गोल की तरफ, जो कि आपको इस इल स्पेंडिंग्स के जाल से हमेशा प्रोटेक्ट करता रहे। ओके, आपके अंदर से वो चीज़ आना है, जब आ जाएगी ना एक बार कि आपको अपने स्पेंडिंग्स दिखाई देने लगे कि ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, ये नया प्रोडक्ट, ये नया लेंस मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, ये नया फ़ोन मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, मेरे स्पेंडिंग के रास्ते में ये खतरनाक हो सकता है, तब आप जाके ऑटोमेटिकली एक माइंडसेट बिठा लोगे स्पेंडिंग मतलब सेविंग्स का। ओके, तब आप जाके धीरे धीरे सेविंग करने लगोगे, राइट। ओके गाइस, एक चीज़ अभी आप याद रखिएगा कि पूरे महीने जो आपने काम किया उसका जो फर्स्ट शेयर है, अगर आप भगवान को देते हो तो बहुत अच्छे है, बट अगर आप नहीं देते हो तो फर्स्ट शेयर जो है वो आपका खुद का होना चाहिए। ओके, जो आपने पूरे महीने मेहनत की है, जो आप जिस स्ट्रेस पे चाहिए हो, आपने जो काम किया है, जो हार्ड वर्क किया है, उसका जो फर्स्ट क्रेडिट है, अगर आप भगवान को देते हो तो बहुत अच्छे, अगर आप नहीं देते तो वो फर्स्ट क्रेडिट आप खुद को देना, और वो जो आप खुद को दोगे वही चीज़ आप स्पेंडिंग में सबसे पहले देना। ओके, मतलब सेविंग्स में सबसे पहले देना। तो सेविंग्स में जब पहला अपना शेयर आप दोगे तो वहीं पे घूम फिर के बात आती है कि जो वॉरेन बफेट ने कहा था कि सबसे पहले आपको अपने लिए सेव करना है, फिर जाके आपको स्पेंडिंग करना है, ना कि सबसे पहले आप स्पेंडिंग कर लो लाके में आगे सेव करो। वहीं से आपको एक माइंडसेट शिफ्ट कर लेना है कि पहला कट मेरा है और मैं इस चीज़ को सेव करूंगा, मेरे को एक गोल की तरफ जाना है फाइनेंशियली, और उस गोल को मैं जाके रहूंगा, उस गोल में तरफ पहुंच के रहूंगा, तो मेरा फर्स्ट कट जो है वो मेरे उस गोल की तरफ है। और तब जाके आप फर्स्ट कट अपने महीने का, जो आपको जो भी सैलरी मिले, जो भी कहीं से आपको अर्निंग हो, जब फर्स्ट कट आप खुद को दीजिएगा। कोई एक परसेंटेज कितना परसेंट होना चाहिए वो अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट कट जो है वो आपका ही होना चाहिए। ओके, और गाइस फिर एक पॉइंट जो बार बार हमको स्ट्राइक करती है वो है कि हमको चीप प्रोडक्ट खरीदने चाहिए सेविंग्स के लिए, या फिर हम एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बाई करें। इसका सिंपल आंसर है, सपोज कीजिए कोई चाइना का प्रोडक्ट है जो कि 150 रुपये का है, और कहीं उसका ही ऑल्टरनेटिव इंडियन प्रोडक्ट है जो 300 रुपये का है, एकदम डबल प्राइस। तो आपने खुशी खुशी जाके 150 रुपये बचा के चाइना का प्रोडक्ट आप घर ले आए, एक हफ्ते चलने के बाद वो चीज़ खराब हो जाए, तो आपने पैसे वहाँ पे दो, द फर्स्ट टाइम आपने तो पैसे बचा लिए 150 रुपये, बट उसके बाद आपका जो 150 रुपये है वो भी लॉस हो गया।
उसके बदले अगर आप कोई इंडियन प्रोडक्ट बाई कर लेते 300 रुपए का ही पड़ता, तो वो आपका सालों साल चलता, वो क्योंकि वो अच्छा प्रोडक्ट होता। ओके, और वो चीज़ आपको 300 का 300 वसूल करके ही वो चीज़ खराब होता। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, मतलब आप किस माइंडसेट में चलते हो। आपको फर्स्ट हैंड पैसे बचाने हैं तो फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे बचाने हैं। और मैं कहूँगा कि आप लॉन्ग टर्म पैसे बचाओ, मतलब एक पहले क्वालिटी प्रोडक्ट बाई करो जो कि आपको उसका पैसा वसूल करके दे। अदरवाइज 150 रुपये दोगे, 150 रुपये खराब हो जाएंगे, तो वो पूरा का पूरा पैसे आपका वेस्ट हो जाएगा। आगे इसीलिए हमेशा ट्राई करना कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट बाई करें फर्स्ट हैंड, ताकि आपका वो जो पैसा है वो ना डूबे। उसके बाद गाइस जो हमें सबसे ज़्यादा सताती है वो है कि लेटेस्ट प्रोडक्ट बाई करने का एक जो हमारा ट्रेंड होता है ना, जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है वो बाई करने का जो हमारा सेटिस्फैक्शन होता है वो एक अलग लेवल का ही होता है। लेटेस्ट हमारे पास है, लेटेस्ट स्मार्टफोन, लेटेस्ट टीवी, लेटेस्ट कुछ भी, ये चीज़ हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। सो व्हाट, आप कोई प्रैक्टिकली सोचो तो क्या, अगर आपके पास कोई लेटेस्ट फ़ोन है तो क्या हो जाएगा? आप एक बार किसी को दिखा दोगे, और दूसरी बात क्या आप दिखा पाओगे कि हाँ ये जो फ़ोन है ना वो लेटेस्ट है। दूसरी बात वो आपकी खिल्ली करेगा, मतलब वो आपसे मजाक करेगा। इससे अच्छा है आप सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है कि आप प्रीवियस ईयर प्रोडक्ट, ज़्यादा पुराना नहीं, जस्ट प्रीवियस ईयर प्रोडक्ट बाई कीजिए। अभी अगर 2023 चल रहा है तो 2022 में जो प्रोडक्ट रिलीज हुए हैं उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? इसके दो रीजंस। पहला रीज़न, वो जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, मतलब हमेशा उसका प्राइस कम होगा। और जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है 5% एनहांसमेंट के साथ 50% ज़्यादा वैल्यू में आता है। आप किसी भी कैटेगरी में देख लो, आईफोन में देख लो, शायद एक कैमरा ज़्यादा लगा देंगे बट उसका प्राइस जो है एकदम 1.5 गुना कर देंगे, 1 लाख से सीधा 1.5 लाख। और चीनीज में क्या, एक कैमरा, एक ज़्यादा कैमरा, एक या फिर एक छोटा सा एक कर्व फ़ोन में, तो क्या उससे क्या हो जाएगा? आप कभी प्रैक्टिकली भी सोचिए कि उस कर्व से आप क्या करोगे। इसीलिए सबसे अच्छा होता है लास्ट ईयर प्रोडक्ट, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। उसका प्रोडक्ट बहुत कम में आपको मिल जाएगा, सिमिलर एकदम सेम फंक्शनैलिटी के साथ। और दूसरा जो फ़ायदा है वो है कि रिव्यूज़ आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, मतलब एकदम जेन्युइन रिव्यूज़ मिलेंगे। जो लोगों ने 1 साल तक यूज़ किया उस प्रोडक्ट को, उन लोगों का जो ओरिजिनल रिव्यूज़ है वो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाके आप देख सकते हो कि वो जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, रादर देन कोई लेटेस्ट प्रोडक्ट जो बाद में जाके लोगों को पता चले कि ये अच्छा नहीं है, इसका ये अच्छा नहीं है, बैटरी लाइफ इसने ख़राब कर दिया है, इस प्रोडक्ट ने, पिछला प्रोडक्ट ये अच्छा था, इस प्रोडक्ट में ये ख़राब है। तो आपको जाके खुद इन्वेस्ट करने के बाद पता चलेगा। और जो आपने प्रीवियस ईयर प्रोडक्ट बाई किया होता तो वो हर एक डिफ़िकल्टीज़ के बारे में आपको पहले से पता होती कि ये चीज़ें इसमें अच्छी है और ये चीज़ें इसमें ख़राब है। तो ऑलवेज गो फॉर द प्रीवियस ईयर प्रोडक्ट रेदर देन दी लेटेस्ट प्रोडक्ट। फिर गाइस एक बात आती है कि ऑलवेज स्पेंड लेस देन यू अर्न। आप सोचोगे कि मैं जो अर्न करता हूँ उसका तो कम ही स्पेंड करता हूँ, नहीं। ज़्यादातर केसेस में आप जितना अर्न करते हो उससे ज़्यादा ही स्पेंड करते हो। कैसे? थ्रू लोन्स एंड EMIs एंड क्रेडिट कार्ड बिल्स एंड वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो लोन्स हैं, ये जो डेट है, ये इतना ज़्यादा खतरनाक है। एवरी सिंगल टाइम आपको ये, मतलब फाइनेंशियली अगर आपको पहले ना लग रहा हो, पर धीरे धीरे ये आपको एक फाइनेंशियल डिजास्टर की तरफ लेके जाएगा। ये जितने भी क्रेडिट कार्ड बिल्स हैं, यू कैन इमेजिन कि एक क्रेडिट कार्ड में अगर आपने इस साल 1000 रुपये स्पेंड किया, अगले साल उस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको 1300 रुपये मतलब जो है रीपे करने पड़ेंगे, क्योंकि एवरी सिंगल ईयर मतलब 240 से 300 रुपये आपको ज़्यादा स्पेंड करने पड़ेंगे, मतलब ज़्यादा रिटर्न करना पड़ेगा अगर आपने 1 साल तक क्रेडिट कार्ड पे कोई लोन लेके रखा हुआ है। क्यों? ये क्रेडिट कार्ड का जो मतलब जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो ऑलमोस्ट 24 to 30% तक जाता है। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कितना हाई रेट है क्रेडिट कार्ड बिल्स को स्पेंड करने का। मतलब डेट एक ऐसी चीज़ है, तो हमेशा मतलब आप जानते भी नहीं हो, बट आपने कोई टीवी बाई कर लिया तो EMI में चलता रहा वो 1 साल 2 साल के लिए। कोई चीज़ बाई कर लिया आपने, कोई कैमरा एक लोन से, तो 1 साल 2 साल 3 साल का लोन तक अब चलता रहा। आपको समझ में भी नहीं आएगा वो कि आपको कैसे आपको इतना ज़्यादा बर्डन की तरफ लेके जाएगा। इसलिए ऑलवेज स्पेंड लेस देन यू अर्न। ओके, जो आप पैसे जमा लो
कुछ पैसे सेव कर लो, उसके बाद एक कैमरा बाय करो, उसके बाद एक टीवी बाय करो, उसके बाद फ़ोन बाय करो, जो भी करो। थोड़ा बहुत पेशेंस रखो, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करो, किसी स्मॉल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जो ज़्यादा रिटर्न देता है। 1 साल तक आपने 30% का ग्रोथ देख लिया, उसके बाद आप जाके फिर कोई एक कैमरा, कोई एक मोबाइल, जो भी आपको बाय करना है उस चीज़ को आप कुछ देर बाद अभी से प्लान करके 1 साल के बाद आप बाय करो, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा रेदर देन गोइंग इनटू डेट्स। ओके, एंड गाइस ऑलवेज क्रिएट अ बजट। क्रिएटिंग अ बजट इतना यूजफुल है, मगर हम लोग ज़्यादातर ये बजटिंग हमारे मतलब दिमाग से बाहर चली जाती है, और अगर हम करते भी 1 महीने तो दूसरे महीने हम लोग कर नहीं पाते, क्योंकि इतने सारे स्पेंडिंग्स हैं, इतना कुछ है जो कि हम लोग को पता नहीं चलता कि कहाँ से पैसे आए, कहाँ से पैसे चले गए, हम ट्रैक नहीं कर पाते। बट अगर आप ट्रैक कर भी नहीं पाते तो ऑलवेज हैव अ बजट और एंड ऑलवेज हैव अ लेजर। एक बजट होना चाहिए कि एवरी सिंगल मंथ जो भी मेरा इनकम है, वो इनकम इन जगहों से आ रहा है, और वो इनकम मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो सबसे पहला कट जो मैंने बोला कि सबसे पहला कट खुद के लिए 5% 10% जो भी है, आप सबसे पहले खुद के लिए कट रखिए। उसके बाद जो रेस्ट 90 या 95% है, उसका आप स्प्लिट कीजिए कि इतना ग्रोसरीज के लिए, इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, ये बिल, वो बिल, जो भी बिल है उसके लिए मैं इतना भी एलोकेट कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत मैं नीड्स के लिए भी रख रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैं वांट्स के लिए भी रख रहा हूँ कि ये चीज़ें बाद में मेरे को ज़रूरत पड़ सकती है या मेरी इच्छा है इस महीने ये खरीदने की, तो इसके लिए थोड़ा बहुत एलोकेशन करके रखना। अगर आप एक माइंडसेट से चलोगे कि यहाँ पे मेरा ये स्पेंडिंग होगा, तब जब आपका जो स्पेंडिंग लिमिट है वो भरने लगेगा, तब आप जाके उस चीज़ को फिर एक फुल स्टॉप कर सकते हो। मतलब जो वॉल आ रही है और आपने सोचा अपने उस महीने का जो स्पेंडिंग है वो खत्म होने वाला है, तब आप वही उस चीज़ को, उस बॉल को वहीं पे रोक सकते हो। अदरवाइज अगर आपको पता नहीं चलेगा, वो तो आपको ऐसे मारेगा और आप सीधा गिर जाओगे और फाइनेंशियल डेट की तरफ चले जाओगे। ओके, तो आपका जो सपना था फाइनेंशियल गोल की तरफ जाने का, वो फिर और थोड़ा पीछे हो जाएगा कि आप गिर गए हो। फिर आप उठोगे, फिर चलने लगोगे और गोल की तरफ पहुंचोगे, तो फिर वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। इसीलिए ऑलवेज हैव अ माइंडसेट कि मेरे को यहाँ पे इतना खर्चा करना है, और ऑलवेज मेंटेन अ लेजर कि इस आज के दिन मेरा यहाँ पे खर्चा हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट लगते हैं पूरे दिन का। अगर आप सोने से पहले एक बार लिख लो कि यहाँ पे मेरे रफ आइडिया के साथ कि यहाँ पे इतना खर्चा हुआ, सब्जी खरीदने गया तो लगभग 400-500 रुपये खर्च हुए, यहाँ पे ये खर्चा हुआ, ये खर्च हुआ, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि किस दिन आपको कितना खर्चा हो रहा है। ओके, तो आपका एक माइंडसेट भी बैठ जाएगा कि अगले महीने आपका बजट कैसा होना चाहिए। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आप उसमें पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर आप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपको वो भी होने लगेगा। आपने डेफिनेटली, अगर आपको जो भी भाषा आती है, अगर आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तमिल, तेलुगु, बंगाली जो भी आती है, आपने पैदा होती तो उस चीज़ को समझ नहीं लिया था ना, आपको टाइम लगा। थोड़ा बहुत सुना, थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत लिखा, थोड़ा बहुत देखा, पढ़ा, तब जाके आपको उस लैंग्वेज में मास्टरी आई। Similarly, the case of budgeting and keep maintaining a ledger. आप जब बजटिंग करने वाले हो, आपका एक गोल होना चाहिए कि मेरे को पता होना, मेरे को करना है बजटिंग और लेजरिंग। तब आप जाके धीरे धीरे छोटा स्मॉल स्टेप लेके 1 महीने आपने थोड़ा एलोकेट किया, थोड़ा बहुत डगमग हुए, अगले महीने और थोड़ा एडवांस हुए, उसके महीने और थोड़ा एडवांस हुए, और धीरे धीरे करते करते आप एक प्रॉपर आपका एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मंथ आपका लेजरिंग का एक रूटीन बन जाएगा। ओके, तब आपको जाके इस चीज़ को सोचना नहीं पड़ेगा और सबकॉन्शियसली वो चीज़ आपके लाइफ में आ जाएगी, राइट। और गाइस एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि जब भी आप कुछ चीज़ बाई करने के लिए जाएं किसी मतलब लोकल शॉप में या मॉल में, तब आप डेफिनेटली उस चीज़ को एक बार ऑनलाइन वेरीफाई कर लेंगे। कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि ग्रोसरीज हो या कोई आइटम हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, कुछ भी हो, बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो ब्रिक एंड मोटर जिस शॉप में जाएंगे या मॉल में जाएंगे, उसे बहुत कम प्राइस में आपको सेम प्रोडक्ट ऑनलाइन में मिलेगा। कोई शायद डिस्काउंट चल रहा होगा, कोई ऑफर चल रहा होगा, कोई सेल चल रहा होगा, कुछ भी है। तब जब आप उस चीज़ को बाई करने वाले हैं, तब एक बार आप देख लें कि ऑनलाइन में क्या प्राइस है। और जब आप ऑनलाइन में ही करते हैं, कोई फ़ोन खरीदते वक्त या कुछ भी, उसको आप एक वेरीफाई भी कर लें जाके लोकल शॉप्स में कि लोकल शॉप्स में उसका प्राइस क्या है। क्योंकि बहुत बार सेम प्रोडक्ट हमको बहुत ज़्यादा वेरिएशन में दिखता है उसका प्राइस, ओके, ऑनलाइन और लोकल शॉप्स में। तो एक बार ऑलवेज वेरीफाई कर लें किसी भी बड़े खर्चे से पहले उसका ऑनलाइन प्राइस क्या है और उसका ऑफलाइन प्राइस क्या है, राइट।
तो दैट वाज दिस पॉइंट। अभी डिस्कस करते हैं कि आपको ये जो खर्चे हैं वो कितने करने हैं। ओके, तो हाउ मच टू सेव अभी डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, अगर आपको अभी तक लग रहा है कि अगर मैं सेव कर भी लिया तो मैं करूंगा क्या, कितने और पैसे बचेंगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जॉन म्यूरे का। वो एक बहुत फेमस ब्रिटिश पोएट है। ओके, तो उनकी एक बहुत पॉपुलर स्टोरी है रिगार्डिंग टू सेविंग्स कि जॉन म्यूरे एक बार लिख रहे थे कोई पोएम या कुछ भी जो लिखते हैं, तब 2 कैंडल्स जला के वो लोग लिख रहे थे, वो खुद लिख रहे थे। ओके, तब जाके किसी एक फाउंडेशन की तरफ से 2 महिलाएं आई कि क्या आप थोड़ा बहुत चंदा दे सकते हैं हमारे फाउंडेशन में, हम ये काम करते हैं वगैरह वगैरह। तब जाके जॉन म्यूरे ने जब उनसे बात करने वाले थे तब उन्होंने एक कैंडल बुझा दी, एक कैंडल जल रही थी और उन महिलाओं से वो बात करने लगे कि हाँ ये अच्छा काम आप कर रहे हैं वगैरह वगैरह। जब डोनेशन की बात आई तब महिलाओं को लगा कि जॉन म्यूरे कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि इतने कंजूस टाइप के आदमी है कि बात कर रहे हैं तब भी 2 कैंडल जला के वो बात नहीं कर पा रहे। उन्होंने एक कैंडल निभा दी, फिर बात कर रहे हैं। तब जॉन म्यूरे ने उनको दिया $100 का एक बिल, और $100 तब मतलब मैं बात कर रहा हूँ 1820 मतलब बहुत 150-200 साल पहले की बात। और उस चीज को जैसे मैंने कहा कि एवरी सिंगल 10 years एवरी डेकेड 2 times एवरी सिंगल मतलब जो मनी है उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। ओके, तो 150-200 साल का जो अभी का 8,000 रुपए है $100 का, तब वो जो चीज़ है वो अभी कितने टाइम्स बढ़ चुकी होगी, मतलब वो अभी जाके लगभग करोड़ों में पहुंच चुकी होगी। वो जो 8,000 रुपए हैं, 8 अगले 10 साल में 16,000, उसके अगले 10 साल में 32,000, 64,000, 1,28,000, तो 40 साल में। और उसको अगर आप अभी 150-200 साल के बाद अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो करोड़ों में चली जाएगी। इसीलिए वो महिलाएं तो शॉक हो गई कि इतना ज़्यादा पैसा इन्होंने दे कैसे दिया। हम तो सोच रहे थे कि आप कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि आप इतने मतलब एक इतने खर्च कम करने वाले आदमी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जो पैसे दे पा रहा हूँ ना, ये भी इसीलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस कैंडल को बुझा देता हूँ जब भी मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आप सेविंग्स का जो ये जो मैकेनिज्म है इसको अब एकदम मत सोचिएगा कि छोटा मोटा सेविंग करके क्या हो जाएगा, ये 10-20 रुपए बचा के मैं क्या कर लूँगा। इसको आपको एक जब आप सेविंग कर चुके होगे, जब आप एक प्रोसेस में रहोगे ना, तब आप देखोगे कि आप कितना ज़्यादा पैसा जो है ये सेव होता रहता है, ये आपका बचता है। ओके, तो इसको हमेशा आपको याद रखना है कि सेविंग्स को कभी भी आपको हल्के में नहीं लेना है, राइट। ओके गाइस, तो अभी इस पॉइंट में डिस्कस करते हैं कि आपको सेव करना कितना है। आपको सेव जितना भी करना है, सबसे पहले आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी आपका पहला कट है वो खुद के लिए होगा, और खुद के लिए जो पहला कट आपके सेविंग्स की तरफ जाएगा वो जाना चाहिए टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है ये हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अगर आप सोचें तो भगवान अगर आपको हॉस्पिटल की तरफ कभी रुख भी करना पड़े, सबसे पहली चीज़ जो हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में हमारे दिमाग में आती है वो है पैसा। इतना ज़्यादा खर्चा होता है हमारा हॉस्पिटल्स में जाने पे कि मतलब अनइमेजिनेबल है। वो कुछ भी करते हैं। अगर आपने वो गब्बर इज बैक वाला मूवी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैं नहीं कह रहा कि हर एक हॉस्पिटल खराब होती है, बट ये भी प्रैक्टिकल है कि वो लोग मतलब नॉर्मली कोई भी ट्रीटमेंट के बहाने उनका मेन मोटो होता है कि पैसे निकालो पैसे निकालो पैसे निकालो। और तब अगर आपके पास सेविंग्स नहीं होगी, अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा, तो आप एक बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन की तरफ जाने वाले हो। मतलब अगर भगवान अगर आपको जाना पड़े तो जो भी जाते हैं वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस की तरफ पहुंच जाते हैं उस हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद। ओके, इसीलिए सेविंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर एक सिंगल अर्निंग मेंबर हो अपने फैमिली में, अगर नहीं हो तो बहुत अच्छे, अगर आप सेविंग करते हो तो और भी अच्छा है। अगर नहीं हो और आप सिंगल अर्निंग मेंबर हो तो भगवान न करे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो आपके पीछे जो बैठे आप पे डिपेंडेंट इंसान हैं जो भी है, उनका लाइफ पूरा हेफाजत हो जाता है। मतलब उनके एक फैमिली मेंबर की मौत तो
छोड़ ही दीजिए, वो तो एक है ही, एक मेंटल एक तो प्रॉब्लम है ही। और दूसरा फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे अर्निंग मेंबर अगर कोई ना रहे तो उनके ऊपर जो बीतती है वो बहुत ही ज़्यादा भयावह है। ओके, तो आपको पता ही होगा कि मतलब कितना ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है उनके लिए। ओके, तो इसके लिए टर्म इंश्योरेंस भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एवरी सिंगल पर्सन के लिए जो सिंगल अर्निंग मेंबर है या फिर कोई भी है। ओके, इसके लिए सबसे पहला कट आप खुद के लिए कीजिए, इस एक टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा नहीं होगा आपका, तो पहला कट उसके लिए होना चाहिए। और फिर आते हैं कि आप सेविंग करोगे कितना। ओके, तो सेविंग करोगे कितना, उसके लिए सबसे पहली चीज़ कि आप गोल कीजिए कि आप कितना कट करने वाले हो। आपका जो सैलरी है, सबसे पहले छोटे से स्टार्ट कीजिए और हैव अ लार्जर गोल इन माइंड। जैसे सबसे पहले आपने सोचा कि मैं 5% एवरी सिंगल मंथ सेव करूंगा, और उसको मैं सेव करूंगा ही करूंगा क्योंकि मेरे को एक फाइनेंशियल गोल की तरफ जाना है। बट गाइज, आपको एवरी सिंगल मंथ 5% पे ही रुकना नहीं है, वो धीरे धीरे वो जो सेविंग्स का प्रपोर्शन है उसको इंक्रीज करते रहे। ओके, पहले 5% एंड कुछ महीने 5% जमाने के बाद जब आपका एकदम 5% यूज टू हो जाए तब 10% में जाइए, 15% में जाइए, एंड हैव अ क्लियर गोल इन माइंड टू सेव 50% ऑफ योर एवरी सिंगल मंथ इनकम टुवर्ड्स द सेविंग्स। तो मेरे को पता है आपको बहुत ज़्यादा शॉक लगा होगा ये सुन के कि 50% मेरा सेव कर दूंगा, मेरे पास बचेगा क्या, ये खर्चे मेरे, वो खर्चे। आई नो 50% जो मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरा जो बोलने का इंटेंशन है वो है कि 50% आपको सेव करना है, बट लेटर, ओके, लेटर इन लाइफ आपका जो भी खर्चा है आपको ट्राई करना है कि 50% वो कंप्लीट हो जाए और दूसरा 50% आपका सेव हो जाए। अगर आप बोलोगे कि मेरे इतने खर्चे तो आएंगे ही नहीं, इसीलिए वो जो रेस्ट 50% है, मतलब आपका जो टोटल 100% है, ये आपको सिर्फ अपने सैलरी पर डिपेंड नहीं होना है, इसके ऊपर आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स क्रिएट करना है। आप सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट होके उस मतलब अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ आप स्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सैलरी बहुत ही कम ग्रो होता है, वो आपके इन्फ्लेशन को ही बहुत हार्डली बीट करता होगा। देखिए 7% का इंटरेस्ट मतलब इन्फ्लेशन, और आपका सैलरी एवरी सिंगल ईयर 7% से बढ़ता है कि नहीं, आई डो नॉट नो, शायद नहीं बढ़ता होगा। इसीलिए एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करना पड़ेगा। और जब आपके दोनों पैसे आ जाएंगे, आपका सैलरी इनकम और ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम दोनों जब आ जाएंगे, उसका 50% मैं बोल रहा हूँ, 50% में आप कंप्लीट अपना जितना भी योर नीड्स एंड वांट्स सब खर्चा कर लेना, और रेस्ट 50% यू हैव टू इन्वेस्ट एंड सेव। ओके, तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया हो गया होगा कि आपको सेव करना कितना है, छोटे से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे 50% का टारगेट अपने लाइफ में लेके चलना है। ओके, पर गाइस अगर आपको लग रहा है कि मैं 50% सेव करूँ कैसे, क्योंकि मेरे तो यहाँ पे बचते ही नहीं है कुछ पैसे, तो 5% 10% तो फिर भी सोच सकते हैं, पर 50% बहुत ज़्यादा है। बट 50% मैं कह रहा हूँ कि आपको 50% का जो टारगेट है वो 50% में सेव करना है, और 50% आपके फैमिली एक्सपेंसेस को मतलब कंप्लीट कर लेना है। तो आपका फैमिली एक्सपेंस तो ओके, वो 50% में हो जाएगा जब आपका जो टोटल 100% है वो इतना बड़ा हो चुका होगा जिसका 50% आपका अभी का फैमिली इनकम कवर कर लेगा। ओके, इसीलिए आपको एक ऑल्टरनेट स्ट्रीम और सोर्स ऑफ इनकम आपको जनरेट करना पड़ेगा, जिससे आपका जो 100% है उसका 50% से आप फैमिली का अभी का एक्सपेंस कंप्लीट कर लो, क्योंकि वो तो बढ़ने नहीं वाला, जो आप खाते हो पीते हो सोते हो वो तो सेम है, और रेस्ट 50% आप सेव भी कर पाओ। इसीलिए आपको एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना पड़ेगा। और अगर आप सोचते हो कि ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करूँ कैसे, इसीलिए सिंपली चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे मैं कैसे आपको इनकम करना है वगैरह वगैरह जितने भी सोर्सेस हो सकते हैं बाहर के क्रिप्टो करेंसी में मैं वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ। मैं और भी बहुत सारे चीज़ों पे टॉपिक्स में वीडियो क्रिएट करूँगा जो कि आपको एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके देगी, एज वेल एज आपको और भी बहुत सारे आपको जो माइंडसेट कैसे क्लियर करना है, माइंडसेट कैसा सेट करना है, वो भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। इसीलिए डेफिनेटली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को और रेगुलरली देखते रहिए, क्योंकि नया कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके, और दूसरे अभी डिस्कस करते हैं कि आपको सेव जो करना है वो करना कहाँ पे, कौन कौन से स्ट्रीम्स में आपको सेव करना है, ताकि आपको ये जो सेविंग्स की इतनी सारी चीज़ें मैंने बोली आपका फुलफिल भी हो। ओके, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो गाइस आपको सेविंग करने के लिए बहुत सारे आपके ऑप्शंस हैं। ओके, अभी उस पर नहीं जाते कि आप कहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस हैं,
इन्वेस्टमेंट्स जो भी हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, तो दूसरे इन्वेस्टमेंट के कैटेगरीज में हम डिस्कस करेंगे। बट अब जो आपको सेविंग करना है, आप स्मॉल टर्म के लिए सेव कर सकते हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर सकते हो, या आप और जो ऑनलाइन गोल्ड्स होते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड्स, आप वहाँ पे भी सेव कर सकते हो। तो शॉर्ट टर्म अगर मैं बोलूँ तो शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास एफडीज हैं, 1 साल 1.5 साल के लिए आपने सेव एफडीज के लिए स्टोर कर दिया, क्योंकि वहाँ पे आपको उतना ज़्यादा जो हाई रेटेड एफडीज हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा इन्फ्लेशन के लिए। फिर दूसरा, आप स्मॉल कैपिटल फंड्स में सेव कर सकते हो, जो कि स्मॉल कैप्स में क्यों बोल रहा हूँ कि जो न्यू कंपनीज हैं और स्मॉल कंपनीज हैं उनके ग्रोथ चांसेस बहुत हाई होते हैं, तो आप प्रॉफिट निकाल के निकल आ सकते हो। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो फेल भी हो सकता है, कोई गारंटी है नहीं, ठीक है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाओगे तो एक रिस्की हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म में पैसे निकाल के अगर आप निकल आए तो वो आपके लिए एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे सकता है। ओके, आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इंडेक्स फंड्स, मतलब निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वो ऑन एन एवरेज 12% का इंटरेस्ट रेट एवरी सिंगल ईयर प्रोवाइड करता है, तो वो एक अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाओगे तो अच्छी चीज़ है। या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई लार्ज कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लार्ज कैप जैसे रिलायंस, टाटा, विप्रो जितने भी हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादातर उतना ज़्यादा फेल होने के चांसेस बहुत कम है, एसबीआई के शेयर्स या फिर वगैरह वगैरह। ओके, तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए एक उतना लो रिस्क में आप सेव कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, और अदरवाइज यू कैन इन्वेस्ट इन 24 कैरेट गोल्ड। आपको मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, बहुत सारे मैं जहाँ पे सेव करता हूँ उसका नाम है जार एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मैंने सेव किया हुआ है, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, अफिलिएट लिंक होगा डेफिनेटली, तो आप अगर यूज़ करोगे तो उसका कुछ कमीशन मेरे को भी मिल जाएगा। ओके, उसका नहीं, रेफरल का कुछ मिलेगा। ओके, तो आप वहाँ पे भी सेव कर सकते हो, और भी बहुत सारे गुल्लक हैं, तो 24 कैरेट गोल्ड में आप सेव कर सकते हो, वहाँ पे भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ओके, तो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ सेविंग्स के बारे में समझ में आया होगा, सेविंग्स का जो फंडा है, सेविंग सुनते रहते तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अगर हुआ है तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और इस वीडियो को तब तक आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है कि द सीक्रेट टू अट्रैक्ट अबंडेंस एक माइंडसेट है। ओके, जिसको आपको खुद अट्रैक्ट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। कैसे अट्रैक्ट करते हैं इस वीडियो में आप जाके देख सकते हो, बहुत ही अच्छा वीडियो है, काम का वीडियो है। आपसे मिलता हूँ इस वीडियो पे, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।